कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। कहा जाता है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। लेकिन आज के जमाने में आदमी इतना अकेला पड़ जाता है कि उसका दुख बांटने वाला भी नहीं मिलता। लेकिन फिर कहीं से कोई दिखाई पड़ता है और हम अपना दिल उसके सामने खोल देते हैं, अपना दुखड़ा उसके सामने रो देते हैं। आज पेश है रूसी लेखक एंटन चेखव की कहानी टोस्का का हिंदी अनुवाद, दर्द की दुनिया। शाम गहरा गई थी। सड़क की मध्यम सी रोशनी में बर्फ के कतरे आसमान से गोल चक्कर खाते हुए जमीन की तरफ आ रहे थे। बर्फ की एक मुलायम सी पतली परत छतों पर, घोड़ों की पीठ पर, लोगों के कंधों और हेड पर जम गई थी। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला इयोना पोटापोव बर्फ से पूरा का पूरा सफेद हो चुका था और किसी भूत जैसा दिखाई दे रहा था। घोड़ा गाड़ी चालक की अपनी जगह पर वो बैठा हुआ था। आदमी की देह आगे की तरफ जितना झुक सकती थी उतना ही वो भी झुका हुआ था। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था कि अगर बर्फ का एक बड़ा तूफान भी उसके ऊपर से होता हुआ गुजर जाए तब भी वो अपने ऊपर जम गई बर्फ को झाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। उसका छोटा सा घोड़ा भी पूरी तरह सफेद हो गया था। गाड़ी में जुता हुआ यह घोड़ा भी बिल्कुल स्थिर था। अपने लकड़ी के जैसे लगने वाले सीधे पैर और बिना हिले डुले स्थिर खड़े रहने के कारण पास से देखने पर भी वो उस खिलौने जैसा लगता था जिसकी कीमत 10 पैसे होती थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो गहराई से किसी सोच में डूबा हुआ था। सच में अगर किसी घोड़े को खेत में हल से हटा दिया जाए, उसका प्राकृतिक वातावरण छीन लिया जाए और बड़ी बड़ी बिजली की बत्तियां खत्म न होने वाले शोर और गहमा गहमी के बीच ला खड़ा किया जाए तो वो तो सोचने पर मजबूर होगा ही। इयोना और उसका छोटा सा घोड़ा काफी समय से अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। शाम को कुछ हल्का फुल्का खाकर वो अपने घर से यहां आ गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सवारी नहीं मिल पाई थी। गहराती शाम में कुहासा कस्बे के ऊपर छाने लगा था। सड़क पर लगी बत्तियों से निकलने वाली रोशनी अधिक सफेद हो गई थी और अब शोरगुल भी बढ़ने लगा था। अचानक इयोना को सुनाई पड़ा, अरे गाड़ी वाले, विबोरग्रोड चलोगे? ओ गाड़ी वाले। इयोना को झटका सा लगा। बर्फ से ढकी अपनी पलकों के बीच से उसने देखा कि सामने ओवरकोट पहने कोई ऑफिसर खड़ा है। कोट के हुड से उसने अपना सिर ढका हुआ है। विबोरग्रोड, ऑफिसर ने दोहराया। क्या सोया हुआ है भाई? विबोरग्रोड चलेगा? अपनी गर्दन हिलाते हुए इयोना ने लगाम संभाली। घोड़े की पीठ पर फैली हुई बर्फ फिसलकर नीचे गिर गई। ऑफिसर घोड़ा गाड़ी में अपनी जगह पर बैठा और इयोना ने घोड़े में उत्साह भरने के लिए अपने होठों को मोड़कर कुछ अजीब सी आवाज निकाली। उसने अपनी कमर सीधी की, गर्दन को लंबा किया और आदत के अनुसार हवा में चाबुक हिलाया। घोड़े ने भी अपनी गर्दन हिलाई, लकड़ी जैसे दिखने वाले पैर मोड़े और अनमने ढंग से चलना शुरू किया। अभी उन्होंने चलना शुरू ही किया था कि इयोना को कुछ हिलता डुलता सा दिखाई दिया। कोई चिल्लाया, अबे क्या कर रहा है? देख के क्यों नहीं चल रहा? ऑफिसर ने भी गुस्से से कहा, अरे दाईं तरफ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है? दाईं तरफ रख इसे, दाईं तरफ रखो। पास से गुजर रही किसी की निजी घोड़ा गाड़ी के कोचवान ने भी उसे धमकाया और पैदल सड़क पार करते हुए एक आदमी की बांह से घोड़े का मुंह रगड़ खा गया। उस आदमी ने अपनी बांह से बर्फ हटाते हुए गुस्से से इयोना की तरफ देखा। इयोना ने अपनी सीट पर इस तरह से जगह बदली कि जैसे सीट में सुइयां लगी हों। अपनी कोहनी को हिलाते हुए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो संतुलन बना रहा था। उसने गहरी सांस ली और ऐसा जताया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो आदमी अचानक कहां से आ गया। ऑफिसर ने मजाक में कहा, ऐसा लगता है कि इन सब ने मिलकर समझौता कर लिया है। या तो तुम्हें धक्का देंगे या तुम्हारे घोड़े के नीचे आ जाएंगे। इयोना ने पीछे की तरफ देखा और अपने होंठ हिलाए। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकली आवाज से कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। क्या तुमने कुछ कहा? ऑफिसर ने पूछा। इयोना के चेहरे पर एक दर्द भरी लकीर उभर आई। उसने जोर लगाकर भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरा बेटा बारिन
उसका इसी हफ्ते देहांत हुआ। ऑफिसर बोला। कैसे हुई उसकी मौत? योना पूरा का पूरा ऑफिसर की तरफ मुड़ गया और उसने कहा, कौन जाने साहब, उन्होंने कहा कि तेज बुखार है, 3 दिनों तक वो अस्पताल में रहा और उसके बाद गुजर गया। ईश्वर की यही इच्छा थी। तभी अंधेरे में कोई चिल्लाया, अरे बच्चा बच्चा, मारेगा क्या गधे, संभाल के चला, आंखें फूट गई हैं तेरी। पीछे बैठे ऑफिसर की आवाज आई, अरे चलते रहो भाई, चलते रहो, ऐसे ही चले तो हम कल तक भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा जल्दी करो। योना ने फिर से अपनी गर्दन को लंबा किया, अपनी जगह पर कुछ हरकत की और भारी दिल से अपनी चाबुक को हवा में लहराया। उसने कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखा। ऑफिसर ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। ऑफिसर को विबोर्ग में उतारने के बाद वो कुछ देर के लिए एक शराब खाने में रुका। कुछ समय वहां बैठने के बाद वो अपनी सीट पर आकर जम गया और बिना किसी हरकत के बहुत देर तक बैठा रहा। बर्फ ने एक बार फिर से उसे और उसके घोड़े को धीरे धीरे ढकना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया और फिर दूसरा भी चला गया। तभी फुटपाथ पर रबर के जूतों की चरमराहट सुनाई पड़ने लगी। आपस में हंसी मजाक करते हुए 3 नौजवान उधर से चले आ रहे थे। उनमें से 2 पतले और लंबे थे, जबकि तीसरा कम ऊंचाई का और भारी बदन का था। मोटे से लड़के ने अपनी फटी सी आवाज में कहा, अरे गाड़ी वाले, क्या पुलिस ब्रिज चलोगे? देखो भाई, हम 3 लोग हैं, 2 रुपए दे देंगे। योना ने अपनी चाबुक संभाली और होंठों से घोड़े के लिए आवाज निकाली। 2 रुपए इतनी दूरी के लिए सही किराया तो नहीं था, लेकिन योना सोच रहा था, क्या फर्क पड़ता है, सवारी मिलनी चाहिए, फिर चाहे 2 रुपया मिले या 50। तीनों जवान एक दूसरे से चुहल करते हुए, गाली गलौज करते हुए गाड़ी में बैठ गए। एक दूसरे को धकियाते हुए वो बहस कर रहे थे कि कौन से 2 बैठेंगे और कौन खड़ा रहेगा। कुछ देर के घपले और झगड़े के बाद ये निर्णय लिया गया कि छोटा लड़का ही खड़ा रहेगा, क्योंकि वो औरों के मुकाबले मोटा था। चलो भाई, जल्दी करो, मोटे लड़के ने योना से कहा। एक लड़के ने दूसरे की मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे अपनी टोपी तो देख, इससे भद्दी टोपी पूरे पीटर्सबर्ग में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। योना मुस्कुराया, इस तरह की भद्दी। तभी एक लड़के ने उसकी बात काटी, क्या कह रहे हो, इस तरह की भद्दी? जल्दी चलो, क्या इसी तरह से पूरे रास्ते गाड़ी चलेगी तुम्हारी? इसके बाद वो फिर आपस में बतियाने लगे। एक पतला लड़का कह रहा था, मेरा तो भाई सिर दर्द से फटा जा रहा है। कल रात डोंक मासोव में वास्का और मैंने 4 बोतल कोन्याक खत्म कर दी। दूसरा लड़का बोला, तू इतना झूठ क्यों बोलता है बे? तेरा जैसा झूठा मैंने देखा नहीं। पहले वाले लड़के ने जवाब दिया, खुदा कसम, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मोटा लड़का बोला, तेरा सफेद झूठ एकदम पकड़ में आ जाता है। योना सब बातें सुन रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी नौजवान बहुत मजेदार हैं। मोटे लड़के ने झुंझलाते हुए बदतमीजी से कहा, भाड़ में जाओ यार, तुम इस तरह तो हम पहुंच गए। चाबुक का इस्तेमाल करो भाई, लगाओ इसको 2 चाबुक, लगाओ। योना ने अपनी पीठ पीछे खड़े मोटे लड़के की आवाज में कंपन और छटपटाहट महसूस की। उसने अपमानजनक बातों को सुना, लोगों को देखा और धीरे धीरे अकेलेपन की भावना से दूर होने लगा। मोटा लड़का फिर से डींगे मारने लगा और कुछ ही देर में खांसते खांसते परेशान हो गया। लंबा लड़का नादिया पेत्रोवना नाम की किसी लड़की के बारे में बताने लगा। योना ने मुड़कर कई बार उन लड़कों की तरफ देखा और जैसे ही कुछ शांति सी हुई, वो लड़कों की तरफ मुंह करके बोला, मेरा बेटा, अभी पिछले ही हफ्ते उसकी मौत हुई। मोटे लड़के ने खांसी के बाद अपना मुंह साफ करते हुए कहा, अरे हम सबको मरना है एक दिन भाई, अब जरा जल्दी करो, मैं तो इसी स्पीड से आगे नहीं जा सकता। ये आदमी हमें कब पहुंचाएगा भाई? दूसरे लड़के ने कहा, अरे इसके कान में कोई मंत्र फूंक। मोटे लड़के ने फिर से कहना शुरू किया, कुछ सुन रहे हो बढ़ाओ, अगर इसी तरह से जाना है तो अपने पैरों से जाना ठीक रहेगा। आई बात समझ में? योना अब बातों को केवल सुन रहा था और उन्हें महसूस नहीं कर रहा था। बुझी हुई हंसी के साथ उसने कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान आपका भला करे। तभी एक पतले लड़के ने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? योना लड़के की बात सुनकर बोला, हाँ, आप भी खूब मजाक करते हैं। हाँ, शादीशुदा हूं। अब मेरे पास पत्नी है और
और कुछ गीली मिट्टी है। हाँ, गीली मिट्टी, कब्र की मिट्टी। बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूं। आश्चर्य की बात है ना, मौत भी सही दरवाजा भूल गई। मुझे ले जाने के बदले वो मेरे बेटे को ले गई। इतना कहकर योना लड़कों की तरफ मुड़ा। वो उन्हें बताना चाहता था कि उसके बेटे की मृत्यु कैसे हुई। तभी मोटा लड़का छुटकारे की सांस लेता हुआ बोला, ओहो, भगवान का शुक्र है, पहुंच गए। योना उन लड़कों को अंधेरे में गायब होता हुआ देखता रहा। एक बार फिर से योना अकेला रह गया। उसके इर्द गिर्द सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। उसका दुख जो कुछ देर के लिए कम हुआ था, ज्यादा ताकत के साथ वापस लौट आया। वो तावला सा होकर लोगों की भीड़ में से एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसकी बात सुन ले, लेकिन लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे और उसकी परेशानी से बेखबर इधर उधर आ जा रहे थे। सच में उसका दुख इतना विशाल है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसका दिल दुख के बोझ से फट जाएगा और यह दुख सारी पृथ्वी पर बह निकलेगा, फिर भी उसे कोई नहीं देखेगा। इस दुख ने खुद को एक छोटे से खोल में इस तरह से बंद कर दिया है कि उसे कोई भी नहीं देख पाएगा, न रात में और न ही दिन के उजाले में। तभी योना को बोरियों के साथ जाता हुआ एक मजदूर दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना इस मजदूर से ही अपने मन की बात कहे। उसने मजदूर से पूछा, दोस्त, क्या टाइम हुआ होगा? मजदूर ने जवाब दिया, 9:30 बज रहे हैं, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो, चलो चलो। योना कुछ कदम चला और फिर उसने स्वयं को पूरी तरह अपने दुख के हवाले कर दिया। वो समझ गया कि सहायता के लिए लोगों की तरफ देखना बेकार की बात है। 5 मिनट के बाद ही वो अपनी सीट पर वापस आ गया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है और इस दर्द को सहन करना उसके बस की बात नहीं। उसने सोचा, चलो अब अस्तबल ही चला जाए। उसके छोटे घोड़े ने जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली और धीरे धीरे चल पड़ा। करीब 1.5 घंटे के बाद योना एक गंदे से चूल्हे के पास बैठा हुआ था। चूल्हे के इर्द गिर्द लोग फर्श पर और बेंचों पर सोए हुए थे। लोग खर्राटे भर रहे थे। हवा कुछ गर्म सी थी और उसमें दम घुट रहा था। योना ने सोए हुए लोगों की तरफ देखा और उसे ये बात सताने लगी कि वो आज जल्दी वापस लौट आया। अभी तो घोड़े के चारे के पैसे भी नहीं हो पाए थे। उसे पता था कि अगर किसी आदमी को ढंग का काम मिल जाए और उसके पास अपने और घोड़े के लिए खाने का सामान हो, तभी वो चैन की नींद सो सकता है। उसे एक जवान गाड़ी चलाने वाला दिखाई दिया जो कोने में सो रहा था। आधी नींद में बड़बड़ाता वो जवान उठा और उसने पानी के बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया। योना ने पूछा, क्या तुम शराब पियोगे? वो जवान कुछ असमंजस में था। बोला, शराब? हाँ, चाहिए तो थी। योना ने जवाब में कहा, हाँ, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक रहेगा, लेकिन दोस्त, मेरी एक बात सुनो। पता है, मेरे बेटे की मौत हो गई है। सुन रहे हो ना? इसी हफ्ते अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। कहानी थोड़ी लंबी है। योना यह देखने के लिए रुका कि उसकी बात का क्या असर उस जवान पर हो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जवान आदमी अपना चेहरा छिपाकर गहरी नींद में चला गया था। बूढ़े योना ने एक आह भरी और अपना सिर खुजाने लगा। ये जवान आदमी जितनी शिद्दत से शराब चाहता था, योना उससे भी ज्यादा शिद्दत से किसी को अपनी बात सुनाना चाहता था। एक आध दिन में ही उसके बेटे को मरे हुए 1 हफ्ता हो जाएगा और वो इस दौरान किसी से भी इस बारे में सही तरीके से बात नहीं कर पाया है। वो धीरे धीरे विस्तार से बताना चाहता था कि उसका बेटा कैसे बीमार पड़ा, कितना परेशान रहा, मरने से पहले उसने क्या कहा और उसकी मौत कैसे हुई। वो बेटे के अंतिम संस्कार के बारे में बात करना चाहता था। वो बताना चाहता था कि अस्पताल में वो कैसे अपने बेटे के कपड़े वापस लेकर आया। उसकी बेटी एनिसिया गांव में ही रह गई थी। वो उसके बारे में भी बात करना चाहता था। वो चाहता था कि सुनने वाला दुख की सांस भरे और उससे सांत्वना के 2 शब्द कहे। वो महिलाओं से बात करना बेहतर समझता था।
उसे पता था कि दुख के 2 शब्द सुनते ही महिलाओं की आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी उसे ख्याल आया। वो मन ही मन बोला, चलूं, जरा घोड़े की खोज खबर भी तो ले लूं। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, उसकी क्या चिंता। उसने अपना कोट पहना और अस्तबल में अपने घोड़े के पास चला गया। वो घोड़े के चारे और उसके दाने के बारे में सोचने लगा। वो मौसम के बारे में भी सोच रहा था। जब वो अकेला होता है तब वो अपने बेटे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। वो बेटे के बारे में किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन उसके बारे में सोचना, दिमाग में उसकी छवि को देखना बहुत कष्टकारी होता है। अस्तबल पहुंचकर इयोना ने घोड़े से पूछा, क्या तुम खाना खा रहे हो? घोड़े की बड़ी और चमकदार आंखों को देखता हुआ वह बोला, खाओ खाओ खाओ, आज हम अपना दाना पाने के लायक तो कमा नहीं पाए, लेकिन घास पात से काम चला लेंगे। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब गाड़ी नहीं चला पाता। मेरा बेटा होता तो चला लेता, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता था वो, बहुत बढ़िया, पर अब रहा ही नहीं। कुछ क्षण शांत रहने के बाद इयोना ने फिर से घोड़े से बोलना शुरू किया, मेरे दोस्त, अब कुछ नहीं बचा है। अब कुज़्मा आयोनिच नहीं रहा, वो हमें जिंदा छोड़ गया और खुद चला गया। मान लो तुम्हारा छोटा सा बच्चा हो, तुम उसकी माँ हो, और अचानक एक दिन वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। दुख तो होगा ना? बताओ, दुख होगा कि नहीं? दुख तो होगा ना? छोटा सा घोड़ा घास खाता रहा, अपने मालिक की बात सुनता रहा और उसके हाथों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता रहा। इयोना की भावनाएं उस घोड़े की समझ से बहुत ज्यादा थीं, लेकिन इयोना ने अपने घोड़े को ही अपनी पूरी कहानी सुनाई। दर्द की दुनिया। अभी आपने रूसी लेखक एंटन चेखव की कहानी टोस्का की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।